दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रमित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किताब में आपको कॉमर्स या मैथ के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किताब में हर चीज इतनी सरलता से समझाई गई है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको आई विल टीच यू टू बी रिच का बुक समरी बताने वाला हूँ, ताकि आपको सारी बेसिक चीजों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिल सके। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, इस किताब के जो मेन पॉइंट्स है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 सेविंग यानी बचत, पार्ट 2 इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। तो आइए जानते हैं इन दोनों भागों के बारे में। पार्ट 1 सेविंग। दोस्तों, सेविंग का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले वो जो सैलरी की पाई पाई बचा लेना चाहते हैं, वो एक एक रुपये के लिए सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाए तो भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं है कि बचत क्या होती है, सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। रमित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करे, कितना खर्च करे, कितना बचाए? इसके लिए रमित ने 5 पॉइंट्स बताए हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 पॉइंट्स को। नंबर 1, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझे कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी ही ना उड़ा दे, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचे। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस मक्खीचूस ही समझेंगे। इतना पेट काटने की जरूरत नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग सोचेंगे ये बचत निवेश झंझट का काम है और मैंने कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे वश का नहीं है। लेकिन रमित बताते हैं कि आपको बड़ी बड़ी और टफ चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए कि यह झंझट का काम है या बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है। बाकी का 20% नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे पेट्रो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। इस बुक समरी वीडियो को देखने से आप इतना मोटिवेट हो जाओगे कि आप नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही आप पैसे बचाना और निवेश करना शुरू कर दोगे। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग जॉब लगने पर यह सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीजों के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा, जो आपको मैं इस वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आपको सैलरी मिलने के पहले दिन से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। नंबर 3, पसंद की चीजों पर खर्च करिए और बेकार की चीजों पर पैसा बचाइए। दोस्तों, रमित बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज है उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेविंग करने के लिए आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे जितने कपड़े जरूरत हो केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेस्ट में 50% कपड़े ऐसे हो जिनका आप यूज ही नहीं करते हो। बहुत महंगा फोन लेने की भी शुरू में जरूरत नहीं होती है। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी ना करें। तो इस तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हो। इससे अपने आप ही आपकी सेविंग होने लगेगी। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। दोस्तों, जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती है। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह से पैसा लौटाती है? इसमें उनका क्या फायदा है? तो रमित उनके ट्रैप के बारे में बताते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, लेकिन उनका गेम समझ जाओगे तो आप नहीं फंसोगे। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। यह लोन आपको लगभग 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल जाते हैं। अगर लोन
लेट से चुकाया जाता है तो आपको 45% तक या उससे ज्यादा भी भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही है कि कितने लोग इन सब चीजों से अनजान हैं। ऐसे लोगों की ये कंपनीज जमकर लूटती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दोगुना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4 से 5 गुना भी हो सकता है और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती है। तो दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो आज ही उसे बंद करवा दे। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही उसे चुका दे। 1-2 कार्ड जरूर रखे, डिस्काउंट का फायदा भी उठाए, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट भी कभी ना भूले। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूलने का तरीका होगा या नहीं। बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता है। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन न करे, सब पैसे लेकर चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताब से ले। नंबर 5, 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रमीत बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंस पर खर्च कर सकते हैं। इसमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आदि आते हैं। 30% आप अपनी इंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने के लिए लगा सकते हैं और 20% बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की भी जरूरत नहीं है और बचत केवल 20% ही तो करनी है, जो बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो चलिए अब अगले पार्ट को ध्यान से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 है फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस सेविंग अकाउंट। दोस्तों, बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है या फिर वो बहुत आलसी है, बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही जग जाइए। आप पैसे सेविंग अकाउंट में ना रखें बल्कि FD करवा दे। सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर आप अपना काफी नुकसान करते हैं। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, जबकि FD में 6%। सीनियर सिटीजन को तो इससे भी ज्यादा ब्याज मिलता है। तो आप खुद सोचिए आपको किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपये रखता है तो 1 साल में उसका ब्याज बनेगा 4 लाख रुपये, लेकिन उसी पैसे को FD करवा देंगे तो मिलेंगे 6 लाख रुपये, यानी सीधा सीधा 2 लाख का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए FD से 2 लाख ज्यादा कमा लेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हमेशा FD ही करवाए। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की जरूरत ना हो उसकी FD करवा दे। ऐसा रूल बना ले और इससे आपको डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महीने में 1 दिन का ही तो काम करना है। एक डेट रख लेने से आपको ये झंझट नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग करते हैं तो और भी आसान है। बैंक जाए बगैर ऑनलाइन मिनटों में FD करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी कर सकते हैं। FD की कोई लिमिट भी नहीं है। 7 डेज, 1 मंथ या 5 ईयर अपनी जरूरत के हिसाब से तरह तरह की FD करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक सुविधा देता है तो सेविंग अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट करवा ले। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही FD में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। बैंक के लोगों का तो काम ही यही है, उन्हें इसी बात की सैलरी मिलती है। नंबर 2, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं होता है। पता भी हो तो उसे ठीक से यूज करना नहीं जानते हैं, जिससे उन्हें मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाता है। PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट SBI जैसे बैंकों में भी कोई भी खुलवा सकता है। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन यही फायदे की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, PPF ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है जो कोई और टूल नहीं देता है। बाकी सब में आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से ज्यादा ब्याज देता है, जो FD से बहुत ज्यादा है और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता है। तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं कि यह क्या होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख PPF में डाले हैं
हैं इस पर आपको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपये। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब अगले साल आपको इस अमाउंट पर यानी कि 1,10,000 पर ब्याज लगेगा, न कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा। अगर यही पैसा आप एफडी में डालेंगे तो हर साल आपको ब्याज 1 लाख पर ही मिलेगा, न कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सोचेंगे कि एफडी क्यों करनी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा पहले मैंने बताया, पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख से ऊपर जमा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते लूट जाएगी। अब आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सके। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डालना स्टार्ट करें। ऐसा 15 साल तक करें। तो आइए देखते हैं 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा करवाया तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,50,000। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517 रुपये। 15 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 43,60,517 रुपये। है ना जादू? आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मजे की बात यह है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखेंगे तो यह 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों 2 बातें जान लीजिए। नंबर 1, बहुत से लोग सोचेंगे कि यार 15 साल के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। यही गलत माइंडसेट आपको बदलना होगा। इसे ही फाइनेंशियल समझ कहते हैं, जो अमीर लोगों में ज़्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि ये 25 साल कैसे बीत गए? ऐसे ही आपको 15 साल का भी पता नहीं चलेगा और 35 का भी नहीं। तो ये सोचिए 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आप ये ना सोचे कि मैं हर महीने 1,000 या 2,000 डाल दूंगा। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। आपको सारा पैसा यानी कि 1.5 लाख को 1 अप्रैल को ही डालना है, क्योंकि तब से यह ब्याज लगना स्टार्ट होगा, वो भी 1.5 लाख की बड़ी अमाउंट पर। 1,000 पर तो ब्याज बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इससे पहले जो कैलकुलेशन की थी वो 1.5 लाख के अकॉर्डिंग ही थी। तो दोस्तों कैसे भी करके 1 अप्रैल को 1.5 लाख अपने पीपीएफ में डिपॉजिट करवा दे। इससे आप सारे साल की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, और एक बार करने की वजह से यह आपको कुछ भी झंझट का काम नहीं लगेगा। एक बार पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए, बाकी समय लाइफ को एंजॉय करिए। सारा सिस्टम ऑटोमेशन पर चलने दीजिए, लेकिन एक बार तो सेट करना ही होगा। नंबर 3, क्योंकि पीपीएफ की अपर लिमिट 1.5 लाख ही है, तो आप अपनी वाइफ का भी अकाउंट खुलवा दे। आपका प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा। मतलब 15 साल में 45 + 45 90 लाख मिल जाएंगे। 18 साल से ऊपर के बच्चों का भी किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट है तो मम्मी पापा का खुलवा दे, उन्हें यह जानकारी दे या ये वीडियो उनके साथ शेयर करे। तो दोस्तों अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते उसकी उम्र 45 साल हो जाएगी। तो 45 लाख उसे 45 साल की उम्र में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 20 साल में करता है तो 35 साल में ही उन्हें 45 लाख बना लेगा। तो दोस्तों आप भी देर मत कीजिए, हेजिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितना जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3, एनपीएस। दोस्तों एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा कि सरकार आगे पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफ़ी फीचर्स पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार ही हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। दोस्तों आप हर महीने कम से कम 1,000 से 2,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे एसआईपी कहते हैं। म्यूचुअल फंड जिसे एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। ये लोग आपके पैसे को शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इनसे आपको 12 से 15% के लगभग ब्याज मिल जाता है, जबकि बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होता है। लेकिन इनमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से इनके बारे में पढ़ लीजिए या कोई ऑनलाइन कोर्स कर ले। किसी अच्छे ब्रोकर से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे फायदा आपका कम हो जाएगा। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एंजल वन बेस्ट ऐप मानी गई है। इस ऐप से इन्वेस्ट करने पर ब्रोकरेज भी नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप एंजल वन में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 5, स्टॉक और शेयर। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट टूल है स्टॉक या शेयर्स। इसमें रिवार्ड तो ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, या इंडिया में राकेश झुनझुनवाला के बारे में। दोनों ही अरबपति है। सारी दौलत इन्होंने सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमाई है। स्टॉक के लिए आप एंजल वन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों रमित कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए,
खैर LIC की काफ़ी जानकारी हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस जॉब लगने के साथ ही एक अच्छी सी पॉलिसी जरूर ले ले और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहे। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। नंबर 7, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट या डेथ होने पर फैमिली को पैसा देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने पर और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को कवर करता है। यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा बिल आ सकता है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल से आपकी सेविंग जा सकती है, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा ले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं रेमित सेठी की ये फेमस किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।